आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन बैंकिंग एवं कराधान, ठीक है, कराधान मतलब टैक्सेशन, इसका क्वेश्चन हल करेंगे सेकंड प्रश्नावली में। तो इसका पहला प्रश्न आप स्क्रीन में यह देखो, और इसके पहले क्या था हमने यह देख ले। क्या क्या होगा टैक्सेशन में। कराधान मतलब टैक्सेशन होता है, मतलब आयकर विभाग जो होता है, आयकर विभाग टैक्स कैसे वसूलती है। तो एक पैन कार्ड जो है जारी करता है, और प्रत्येक वर्ष का वित्तीय वर्ष में क्या है आयकर की दरें लागू करती है। और अगर कुल कमाई होता है उसमें कुछ छूट भी देता है। पहले आयकर की दर देखो, अलग अलग होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि यही होगा, अलग अलग दरें होती अलग अलग साल में। कोई कर नहीं होता, यानी 0%, 10%, 20%, 30% भी होता है। जैसे कोई करोड़पति होता है, उद्योगपति, उनको 30% लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये देखो, कुल आयकर रहता है, उसमें अलग अलग स्टेप में निकालना है, सभी का नहीं होता है, ठीक है। अगर 5,50,000 किसके बीच में आ रहा है, 5,00,000 10,00,000 के बीच में आ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट सीधा 20 लाख नहीं लगता, तीनों आयकर की दरें इसमें लागू होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें लगेगा, कैसे होगा इसको बता चुका हूँ, ठीक है। सीधा क्वेश्चन हल करेंगे। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जीवन बीमा की जो क्या है कि इसमें आयकर विभाग क्या है, कुछ निवेश करते उसमें छूट योग्य राशि होता है, और वह अधिकतम सीमा होता है 1 लाख तक। आप 1 लाख तक क्या है छूट रहता है, उसमें कर नहीं देना पड़ता है। तो इसमें ये कुछ 8 पॉइंट लिखाए थे मैंने, और ये सभी वार्षिक होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा जीवन बीमा प्रतिमाह इतना रुपए प्रतिमाह किस्त पर आता है, तो आपको वार्षिक ही निकालना है। पहली बात यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट वार्षिक किस्त ही होगी सभी में, ठीक है। जैसे सामान्य निधि भविष्य वार्षिक जमा, वार्षिक किस्त जमा है, ठीक है। इसमें पूछ देगा प्रतिमाह कितना जमा कर रहा है, इतना जमा कर रहा है करके कह देगा, आपको बताना है। तो आपको पूरे 12 महीना का निकालना है, ठीक है। तो जो टैक्सेशन है वो पूरे 1 साल के लिए होगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 1 साल यानी 12 माह होता है। हर एक चीज़ों को 12 माह के लिए बनाना होगा, ठीक है। और दान में 50% छूट होता है। जैसे आप 10,000 दान कर दिए तो 50% छूट में होगा, यानी 5,000 में आपको कोई किस्त देना कर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 5,000 में आपको देना पड़ेगा। और एक पीएम राहत कोष में क्या है 100% छूट होता है। अगर आपने 20,000 क्या पीएम राहत कोष में दान कर दिए, पीएम मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष है, ठीक है, 100% छूट रहेगा, उसको कुल आय में घटाना होगा, और इसका 50% कुल आय में घटाना होगा। यहाँ पे यह भी लिख दूं, यहाँ पे कुल आय में घटाना, ठीक है। इसका 100% घटाएंगे पूरा का पूरा, इसमें 50% मतलब आधा कर देंगे। 10,000 रहेगा तो 5,000 को 50% मतलब आधा, तो 50% को घटाएंगे इसका, और इसका पूरे 100% को। और इनको केवल सबको अगर जोड़ देंगे तो 1 लाख से ज़्यादा होगा तो केवल 1 लाख ही किसमें घटाएंगे, कुल आय में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हल करते करते सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यह देखो, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है तो स्क्रीन में क्या है नहीं आएंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ूं, उसके बाद क्या है मैं हटा दूंगा ताकि हल करते बने, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। क्वेश्चन यह है, वित्तीय वर्ष, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 2 का। वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय दिया, देखो, मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये। वह प्रतिमाह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में
प्रति माह दिया है, ठीक है 4,000, उसको 12,000 मतलब 12 महीना का निकालना है, 12 से गुणा कर देंगे। दूसरा दिया है देखो 24,000 वार्षिक लिखा है यहाँ पे, वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है और वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, इसको भी लिखवाया हूँ, ठीक है उस 8 पॉइंट में। उसके बाद देखो प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये जमा करता है, तथा एक वृद्धा आश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% क्या है कर मुक्त होता है, उसको दान किया। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करना है। सभी बचत देखो यहाँ पे लिखा भी, सभी बचत 1 लाख रुपए तक क्या कर मुक्त है। बचत में क्या क्या आएंगे, जो निवेश किए वो। और इसमें कर योग्य सीमा दिया है 2 लाख रुपए तक शून्य रहेगा आयकर की दरें, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 10% और 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 20% है। इसमें नीचे और दिया शिक्षा उपकर हर क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट में हमेशा शिक्षा उपकर निकालना है। शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%, मतलब कुल टोटल 3% हर क्वेश्चन में निकालना है शिक्षा उपकर। तो आप यह देखो इसमें क्या क्या दिया है, जीवन बीमा वार्षिक किस्त दिया है, ठीक है, पूरा वार्षिक रहेगा। सामान्य भविष्य निधि वार्षिक किस्त रहेगा पूरा, लेकिन इसमें प्रति माह दिया है, 1-2 दिया है। बचत है, यही बचत है, ठीक है, बचत लिस्ट, यही बचत लिस्ट है, ठीक है। इसमें 1 लाख तक सीमा शुल्क छूट रहता है, ठीक है, 1 लाख तक। और इसमें एक और दिया है राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा इसने, ठीक है, तो 3 ही बचत दिया। उसके बाद पीएम राहत कोष दिया है एक 20 लाख, ये अलग है, ठीक है, ये 1 लाख तक छूट रहेगा, लेकिन ये दान पर 50% छूट और पीएम राहत पूरे 100% छूट। इसको भी मूल में घटाना है, मूल आय में मतलब कुल आय में, कुल वार्षिक आय में, और इसको भी कुल वार्षिक आय में घटाना है, दोनों अलग अलग है। लेकिन तो पहले कुल आय निकालते, इसमें क्या है देखो, तो दिया है सरकारी कर्मचारी की कुल वार्षिक आय बराबर कितना दिया है, 4,10,000। आप इसको कॉमे में लगाना 10,000 रुपये, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ क्या, पहले निकालेंगे, मैं तो कहता हूँ पहले किसी भी को निकाल सकते हो, पहले यही दिया रहेगा हमेशा, ठीक है। तो पहले बचत लिस्ट को जोड़ेंगे सभी को, क्या क्या दिया था, जीवन बीमा दिया था, सामान्य निधि दिया था और राष्ट्रीय बचत पत्र दिया है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर कुल आय में घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका दान भी दिया है और पीएम राहत कोष दिया है। पीएम राहत कोष इसी क्वेश्चन बस में था, बाकी किसी में नहीं है। दान भी इक्का दुक्का बस है, बाकी यही रहेंगे, ठीक है। तो मैं यह निकालूं, ठीक है, ये कितना उसका वार्षिक आय 4,10,000 रुपये। कुल छूट, कुल निवेश में छूट, कुल निवेश में छूट देते हैं ना, निवेश में छूट योग्य राशि सबको जोड़ेंगे जितना दिया था राशि, और यहाँ पे लिख दूं अधिकतम 1,00,000 रुपए तक, ठीक है, ब्रैकेट में। पहला क्या था, पहला ये है, देखो मैं लिखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट में लेकर रखे होंगे, ठीक है। तो पहला ये था, फिर इसमें इसको जोड़ने के बाद इसमें घटाएंगे, फिर दूसरा वाला देना दान, फिर उसको जोड़ेंगे, इसका जो भी निकलेगा कुल, इसी में नहीं, इसका जो यहाँ, चलो देखते इधर,
पहला यह देखो, पहला दिया है प्रतिमाह वह सामान्य निधि, पहला सामान्य भविष्य निधि में जमा, प्रतिमाह जमा कर रहा है, जमा कितना 4,000 रुपये गुणा में 12 माह बराबर कितना हुआ 12 चौक 48, 30 1 2 3 48,000 रुपये। ठीक, दूसरा दिया है, टेबल को बनाना नहीं पड़ता इसमें, ठीक है, उसको यूज बस करना होता है। दूसरा दिया है, यह देखो दूसरा, जीवन बीमा प्रीमियम में जमा, ठीक है, जीवन बीमा प्रीमियम में जमा, और ये वार्षिक किस्त बताएंगे, ठीक है, बराबर करके लिखता हूँ, ये 24,000 रुपये, ठीक है। और ये और करता है 25,000 रुपये का क्या है, वो बचत पत्र खरीदता है। तीसरा और है, तीसरा बचत राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, कितने का, ये टेबल की तरह बनता है, ठीक है, कितने का 25,000 रुपये का। तो यहाँ पे एक टेबल जैसे बना सकते हम ऐसे, यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि क्या, कुल निवेश में छूट योग्य राशि। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बराबर कितना होगा, ये देखो यहाँ पे लिख दूँ, कुल कर छूट योग्य राशि भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कुल कर मुक्त राशि, ये भी लिख सकते हैं इसके स्थान पे, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 0 का 0 ही रहेगा, 0 0 0, 8 4 12 12 5 17 17 7 हासिल 1 और 4 5 5 2 7 7 2 9, एक बार और देख लेते, 25 दूनी कितना 50 हो गया, 8 4 12 5 17 हासिल 1 5 4 9, ठीक, 97,000 रुपये। वो 1 लाख अधिकतम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कुल वार्षिक आय में से उसने किया है 97,000 रुपये। अब निकालता हूँ क्या, इसमें घटाएंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, कर योग्य राशि, अभी कर योग्य राशि नहीं लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या है, कुल जमा राशि है, ठीक है, ये तो कर योग्य ही राशि निकालेंगे अब, ठीक है। अतः कर योग्य नहीं, इसको 97,000 को डायरेक्ट इसमें घटाएंगे, तो कुल कर योग्य राशि तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी ये क्या बोलते हैं, अभी हमारा वो दान भी बचा है 2 दान, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ना यह लिख सकते हैं कि कुल निवेश में छूट योग्य राशि ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुल कर योग्य राशि, ठीक है, यहाँ पे कर योग्य राशि बराबर कुल कितना है 10,000 कुल आय, कुल वार्षिक आय, इसमें घटा देंगे, माइनस करें, और ये 97,000 कुल कर योग्य राशि ही लिख गया क्या जी, बराबर देखो 30 का 30 ही रहेगा,
ये बड़ा है ना, तो ये 10 हो जाएगा। 10 का क्या, ये 41 में से ये शून्य में आएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गए तो 3, ठीक है। अब ये 40 हो गए, 40 में 9 घट गए तो बचेगा 31, ठीक है। 97, 4,97,000, ठीक है। ये ऐसा भी कर सकते हैं हम कंफर्मेशन के लिए। ये 4 10 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0, देखो ये शून्य है, ये 1 है, ये तो दान नहीं कर सकता 1, तो ये पूरा 41 है, ये शून्य आ जाएगा। ये 40 हो गया, 41 था, ये 10 में से 7 गया तो बचेगा 3। अब ये 41 में 9 गए तो बचेगा कितना, 31, 31 और 9 40, ठीक है। तो ये 3,13,000 रुपये। चूंकि क्या है, वह जो है चूंकि वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये दान किया। दान में कितना लगता है, हमेशा 50% ही लगता है, ठीक है। क्वेश्चन में 50 दिया, ऐसा नहीं समझना कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया गया। ये हम सच में टैक्सेशन ही पढ़ रहे हैं, जैसे बैंकिंग पढ़े ना प्रश्नावली में, वैसे ही टैक्सेशन ही पढ़ रहे हैं। तो दान में कितना 50% लगता है। 50% किसी का निकालना है तो उसको 50 से गुणा करो, और परसेंट होता है 50%, तो उसको भाग बना दो। 1010 बराबर कितना हुआ, अरे ये 12 पंचे 60 और 2 0, 6,000। देखो 12,000 है ना, तो 50% 6,000, आधा रुपए। एवं इसको भी घटाएंगे, ठीक है। किसमें, कुल कर योग्य राशि में, इसमें कुल कर योग्य राशि एवं या सबको घटाते जाना है, ठीक है हमको। तो एवं कर योग्य राशि होगी 3,13,000 माइनस 6,000, तो होगी बराबर करके यह लिखता हूँ। 13 में 6 घट गया तो बचेगा कितना, 7, ठीक है। तो ये 7 और ठीक है ना, ये 7,000 बचेगा, 3,07,000 रुपये। एक बार ऐसे और कंफर्मेशन करना है हमेशा। देखो ये 3 और 13 0 0, तो कितना 6,000, क्या घटाएंगे जी, 0 0 0, 3 का 13 में कितना हुआ, ये क्या हुआ 30 हुआ, 30 31, इसको 1 दिया, 13 में 6 गया तो 7, और ये 30 का 30, ऐसे 3,07,000 रुपये, 3,07,000 रुपये। और प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना दान किया इसने, क्या है 20,000 रुपये दान किए। अब इसका 100% नहीं निकालेंगे, 100% मतलब यही है 20,000। अतः कर योग्य राशि होगी बराबर
3,07,000 माइनस 20,000, ठीक है। तो इसी में 20,000 घटा देते हैं, 0,003 का और ये 7 का 7। अब ये 30 में 2 घट गया तो बचेगा 28। तो ये 3,87,000 हुआ, ठीक है। तो कर योग्य राशि कितना है? 2 लाख यहाँ पे कितना था? 2,87,000 रुपये। आज थोड़ा मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया जी, ये लाइट वाइट भी ढंग से नहीं चल रहा है। एक लाइट अपने आप ख़राब हो गया और माइक भी पता नहीं काम नहीं कर रहा है ये। तो बस यही कर योग्य राशि, ठीक है। हमारा लास्ट हमने कर योग्य राशि निकालते निकालते देखो इस बेचारे ने कितना मेहनत किया था, 4,10,000 रुपये का, लेकिन इसने 97,000 निवेश किया। ये इसके भविष्य में काम आएगा, ऐसा नहीं कि 97,000 नहीं काम आएगा, लेकिन सरकार छोड़ देती है ताकि वो अपना भविष्य बना सके, ठीक है। हमने क्या था, कुल निवेश जो छूट योग्य राशि 97,000 निवेश किया था, लेकिन उसने दान भी किया था 12,000, लेकिन 50% दान किया में 50% तक छूट, ठीक है। तो देखो 12,000 का 50% ये दान किए, 100% छूट लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि ये क्या लिख दिया, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। ब्रैकेट में गणित में ऐसा ही चलता है, पूरा लिखा नहीं जाता। तो इसी में अब टैक्सेशन को ढूंढेंगे हम, मतलब टैक्सेशन यानी कर को निकालेंगे। तो यह देखो 2,87,000 है, ठीक है। अब हमारा टेबल देखो, टेबल में क्या है, टेबल में क्या था, अगर आपने देखा 2 लाख तक 0 रुपये था, तो मैं लिखूं क्या, चूंकि कर योग्य राशि में 2 लाख, कितना, 2 लाख रुपए तक 0% आयकर दर है, ठीक है। तो 0% यानी इसमें 0% मतलब कोई कर नहीं, यहाँ पे 0 लिखा इसलिए 0 लिख दिया, कोई कर नहीं भी लिखेंगे। अब उसको क्या है, इसको बांटेंगे, ठीक है। मैंने पहले बताया था ना, 2 लाख तक क्या है, 2 लाख क्या है, 2,87,000 में 2 लाख रुपए तक कोई सुने, मुझे चूंकि यहाँ पे नहीं, ये नहीं लिखना था, ये लिखना था, इसको हटा देना, ठीक है। इसको नहीं लिखना, इसको चूंकि करके लिखना। 2 लाख तक क्या है, 0% वार्षिक आयकर दर है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात कर योग्य, अब राशि लिखेंगे, राशि थोड़ा सा जो हो रहा है, ठीक है। तो 2 लाख, इसमें क्या है, 2 लाख को अब घटा देंगे, तो 2,87,000 माइनस 2 लाख, ठीक है। 2 लाख है, तो कर योग्य राशि कितना हुआ, 2 लाख घट गया तो बचेगा जी 87, ठीक है, ये 87। अब ये 87 दूसरे क्रमांक देखो, कर योग्य सीमा 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 10%, इसमें अब 10% निकालेंगे हम। अब इसको कहेंगे कर योग्य राशि एवं करके लिखता हूँ,
और ये कर योग्य राशि हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। और क्या है, 2 लाख से 5 लाख तक में कितना है, 10% है, ठीक है। तक में 10% आय कर की दर। अब इसमें लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना है, पूरे 3 लाख है, ये केवल 87 है। अगर ये 3 लाख है ना, ये डिफरेंस इन दोनों का अंतर अगर 3 लाख से ज़्यादा होता तो यहाँ पर हम केवल 3 ही लाख लेंगे। आने वाले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। अर्थात अब यहाँ पे लिखेंगे जी दे आयकर। अब दे आयकर लिखेंगे, ठीक है। दे आयकर क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम जो आयकर निकालेंगे किसमें, ये क्या है, कर योग्य राशि है। हमने कर योग्य राशि गुणा में 10% है। पहला प्रश्न है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, और 10% को क्या यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं परसेंट को। परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। तो ये हुआ बराबर कितना निकलेगा, 1 0 यहीं पे कटा दे रहा हूँ ताकि समझ में आइए। देखो 10% का आसानी से निकल आता है 8,700 रुपये। ये हमारा दे आयकर है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में आप देखेंगे 3% निकलेगा शिक्षा उपकर, तो मैं शिक्षा उपकर निकाल रहा हूँ। बराबर क्या होता है, ये दे आयकर का 3% होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है शिक्षा उपकर क्या है, दे आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर में दिया है 1%। कुल मिलाकर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चूंकि करके लिखना होगा जी यहाँ पे, दे आयकर शिक्षा आयकर बराबर 2%, माध्यमिक व क्या है उच्च बराबर 1%, ठीक है। दोनों मिला के ये 3%। हर एक में नहीं लिखना होता, इसमें बस दिया है 1% 2%। तो दे आयकर कितना है, दे आयकर देखो ये 8,700 रुपये गुणा में 3% मतलब बटा होता है पूरे का बटा 100। 0 ये 0 बराबर 3 7 21 का 1 हासिल 2 और 8 3 24, 24 और हासिल 2 कितना था 26, 261 रुपये। ये शिक्षा के लिए देंगे, कौन, सरकारी कर्मचारी। अब निकालेंगे कुल दे आयकर है, ये कुल दे आयकर, ये दे आयकर है, इसी पर ही शिक्षा उपकर लगता है, ठीक है। हमेशा याद रखना क्या क्या किए, एक बार फिर बताऊंगा, फिर बड़ा आसान है। कुल दे आयकर लास्ट में निकलेगा और वह होता है दे आयकर प्लस शिक्षा उपकर। दे आयकर कितना है 8,700 प्लस ये 261 बराबर कितना हुआ, देखो जोड़ेंगे तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 और 6 जोड़ेंगे 6, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, 8 यहाँ पर नहीं है तो ये 8 को उतार दिए। 8,961 रुपये ये कुल दे आयकर है, इतने को ही वो 1 साल में जमा करेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर भी है। देखो क्वेश्चन में कितना रुपए है, 4,10,000 रुपये कमा रहे कुल वार्षिक,
लेकिन जमा कर रहा है मात्र 8,961 रुपये सरकार यानी देश के लिए। तो इसमें क्या क्या था देखो, पहले बचत, जितनी भी बचत होती है, क्या है बचत यानी जितने निवेश में छूट है, जो 8 पॉइंट लिखा है मैंने, वो उसको जोड़ेंगे। और अगर वो 1 लाख से ज़्यादा होता है तो केवल 1 लाख को घटाएंगे। अगर 1 लाख से 1 रुपये भी कम होता है तो उतने को ही क्या है कुल कर योग्य राशि बनाएंगे। ठीक है, 97,000 है तो कुल वार्षिक आय में घटा दिए। अगर ये मान लो 97,000 ना होता, 1 लाख 1 रुपये होता तो पूरे 1 लाख को घटाते, 1 रुपये को नहीं घटाते। अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो समझ जाओगे इसको। दूसरा किए हैं दान था, एक प्रधानमंत्री वाला, एक वृद्धाश्रम वाला। वृद्धाश्रम दान में कहीं पे भी दान करे केवल 50% तक छूट होगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हमेशा ही 50% मतलब जो राशि दान किया उसका आधा को फिर इसमें ही घटाएंगे। अब 4,10,000 में नहीं, ठीक है, इसमें घटाएंगे। फिर अगर प्रधानमंत्री वाला ये कोर्स दिया है, केवल यही क्वेश्चन बस में दिया, अब नहीं कहीं नहीं दिया है, केवल 1-2 जगह दान दिया है, बाकी सिर्फ यही को घटाएंगे। तो 2 चीज़ें हैं, ठीक है, एक बचत या एक निवेश में कुल छूट योग्य राशि को घटाएंगे और अधिकतम 1 लाख ही घटाएंगे। और ये अधिकतम नहीं है, सीधा दान 50% को घटाएंगे। 50% मतलब 12,000 दान किया है वो, तो 6,000 घटाएंगे। अगर 1 लाख दान करेगा तो 50,000 में कर देगा वो। और प्रधानमंत्री रहा तो इसी क्वेश्चन बस में था, इसको भी अच्छे से ध्यान लो। 100% छूट है, ठीक है, 100% छूट मतलब पूरे 20,000 को घटाएंगे, मतलब इसमें कोई कर नहीं लगाएगा सरकार, क्योंकि सब प्रधानमंत्री क्या सरकार ही है, सरकार को ही 20,000 दे रहा है दान किसी विशेष परिस्थिति में, तो इसमें टैक्स नहीं लगा है, 100% छूट है, मतलब कर मुक्त है ये, ठीक है। अब उसके बाद हमने कर योग्य राशि निकालते निकालते यहाँ तक लाए, ठीक है। अब इसी को ही टेबल में मैच करके देखते हैं। मैच करने का तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। टेबल में क्या होता है, 2 लाख तक क्या इसमें छूट था, मतलब 0% था, कोई कर नहीं था, तो 2 लाख को घटा दी इसमें, ठीक है। ये देखो 2 लाख रुपए तक 0% आयकर दर है, ठीक है। तो 2,87,000 में 2 लाख को घटा दिया 87,000, ये क्या कर योग्य राशि है। अब 2 लाख से 5 लाख तक में क्या 10% आयकर की दर लगेगी, तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 लाख का, लेकिन ये केवल 87,000 है, तो 87,000 पूरे को ले लिए। अगर ये 3 लाख से ऊपर होता तो केवल 3 ही लाख लेते, और जो 3 लाख से ऊपर होता ना उसको 20% में लेके ढकेल देते। और हमेशा देय आयकर निकलने के बाद, देय आयकर में ही शिक्षा उपकर निकलेगा, हमेशा 3% ही है, सरकार 3% ही लेता है। अब उसके बाद कुल देय आयकर ही निकालना है, देय आयकर को जोड़ना है, फिर ये जो शिक्षा उपकर निकले उसको, इसको दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तब ये होता है हमारा आंसर। यानी ये 3% भी तो टैक्स है एक प्रकार से, इसलिए कुल देय आयकर निकला है ये 8,961 रुपया। तो सेकंड क्वेश्चन यह देखो, सेकंड में देखो, नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में क्या है, वार्षिक वेतन दिया है यहाँ पे सीधा, ठीक है, यहाँ पर भी दिया वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपया दिया है। इसमें भी सामान्य निधि में क्या है, 4,000 रुपये मासिक जमा करते, देखो यहाँ पर भी 4,000 मासिक जमा, इसको 12 महीने के लिए बनाएंगे। 20,000 रुपये जीवन बीमा में, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा है, ठीक है, वार्षिक किस्त है। और 30,000 रुपये का बचत पत्र निवेश करता है, सेम टू सेम है पहला क्वेश्चन जैसा। और अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है, ठीक है, सेम टू सेम है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करनी है,
और इसके टेबल में यह दिया है 2 लाख तक क्या है कोई कर नहीं, ठीक है। 2 लाख से 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10%, और अब इसमें आगे सीखने को मिलेगा यहीं पे। और 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख 1 रुपये से अधिक रहेगा ना तो 30%। और इसमें भी शिक्षा उपकर 2% और 1% दिया, दोनों को जोड़ देंगे 3% ही होता है, हमेशा 3% ही निकालेंगे। और तीसरा पॉइंट दिया सभी बचत 1 लाख रुपए तक मुक्त है। इसका मतलब कुछ नहीं है, वही है जो मैंने अधिकतम बताए थे 1 लाख रुपए। तो इसमें दिया यह है नवीन की क्या है, नवीन की क्या है, नवीन की वार्षिक, हमेशा वार्षिक आय कितना दिया है 7,20,000। देखो 3, 2, 1, ठीक है। इसको याद रखना कैसे स्ट्रक्चर बना, 7,20,000 लिखने कैसे जान जाएंगे करके। अब इसमें दिया है वही कार्य कुल कर मुक्त या कुल निवेश, हमने निवेश पढ़ा है, बुक में निवेश लिखा है, तो निवेश में क्या की गई, निवेश में छूट योग्य राशि, ब्रैकेट में लिख दो अधिकतम। इसमें तीसरा पॉइंट तो यही है, अधिकतम 1 लाख रुपए तक। अगर आप 1 लाख रुपए तक को निवेश कर सकते हो अपने भविष्य के लिए, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन उसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला इसमें यह भी है, वही है सामान्य भविष्य निधि, ठीक है। निधि में ये जा रहा है जमा, प्रति माह दिया था, ठीक है। हम इसको ये 4,000 दिया है, गुणा में 12 माह करते हैं, बराबर कितना 12 चौक 48, 3 जीरो को जोड़ देते हैं, ठीक है, रुपए। दूसरा दिया है 20,000 रुपये, क्या है जीवन बीमा की किस्त। तो जीवन बीमा की वार्षिक किस्त बराबर कितना है 20,000 रुपये, ठीक है। इसका 20,000 रुपये जमा करता है। तीसरा और दिया राष्ट्रीय बचत, तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र, कितना 30,000 रुपये खरीदा। राष्ट्रीय बचत पत्र को खरीदा ऐसे लिखा है कई स्थानों पर, ठीक है, उसमें निवेश करते हैं। तो आप यह देखो, तो बराबर करके लिखूं, यहीं पे हम बराबर कर सकते हैं, जरूरी नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दो, फिर बराबर कर दो, इसको जोड़ना होता है, ठीक है। तो देखो 20, 50 और ये 2 कम 48, तो ये कितना 98,000 है, ठीक है। देखो 20,000, ये 20,000, 30,000 कितना हो गया 50, ये 2 कम 50 है, 50, 50, 100, 2 यहाँ पे घटा दो तो 98,000। अब कर योग्य राशि निकालते हैं अब, अतः इसी से यूज करना था जी, अच्छा दिख रहा है इसमें। कर योग्य राशि, ठीक है, कितना 7,20,000
माइनस 98,000, तो कितना आएगा? ये 6,16,000 आएगा शायद। यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा संख्या तो मज़ा नहीं आता। ये 2 है, 9 8 है, ये 0 0 0 रहेगा जी। ठीक है, ये 2 में से 1 गया तो इधर 8 10 हो जाएगा, 10 में 8 गया तो 2 बचेगा। अब ये 1 हो गया, ठीक है, यानी ये 71 हो गई है। 71 में 9 गया तो बचेगा 62, ठीक है, 2 6, तो ये 6,22,000 हुआ। ठीक है, नहीं 20,000 था, ठीक करेक्ट है जी, मैं 16 बोल रहा था। तो ये 6,22,000 रुपये, ये एक हुआ, ठीक है। अब इसमें इसने दान किया है किसमें? अनाथ आश्रम में। अब अनाथ आश्रम में किया गया दान कितना है? 15,000 रुपये का 50% कर, ठीक है। तो इसका 15 50 को लिखो, जिसका भी निकालना है आपको परसेंट, उसका मूल को यहीं पे लिखो। जैसे मैं यहाँ का 15,000 का 50% निकाल रहा हूँ, तो दोनों का गुणा करो बीच में, मतलब पूरे का। ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको कोई पूछ दिया 100% का 5% निकालो, ब्याज 5%, तो 100 और 5 को गुणा करना और भाग कर देना 100 से। 15 का 50% निकाल रहा हूँ, 1 0 1 0 1 0 1 0 बराबर कितना? अरे 15 पंचे 75 और 2 0, ठीक है, रुपए। अब फिर कर योग्य राशि यही है, ठीक है। अब इसको भूल जाना ऊपर का हमेशा। तो कर योग्य राशि बराबर, इसमें घटाएंगे अब किसमें? जो पहले कर योग्य राशि लिखे उसमें, क्योंकि यही राशि क्या है, ये भी घट जाएगा तो कर योग्य राशि ही निकलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं। -7 5 75 है, ठीक है। इसमें कितना? 7,500 घटाएंगे, 0 0, और यहाँ पे 0 तो 1 दे दिया, ये 1 हो गया। 10 में 5 गया तो ये 5, अब ये 1 है तो ये 1 दे दिया, अब ये 1 हो गया। ये 11 11 में 7 गया तो 4, और ये 61, 1 का 1 और ये 6 का 6, तो 6,14,500 रुपये। 6,14,500 रुपये। अब चूंकि इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है, क्या? घटाने के लिए 2 ही चीज़ दिया है, ये 3 और ये दान 1। अब ये कर योग्य राशि है। अब इसमें हम क्या है, टैक्सेशन लगाएंगे, आयकर को लगाएंगे, उसके बाद शिक्षा उपकर लगाएंगे उसको। तो इसमें पहले ही कहा है 6,14,500 रुपये में क्या है, 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। हम टेबल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो टेबल का यूज़ करके मैं बता रहा हूँ आपको, चूँकि 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, ठीक है। तो कैसे होगा,
अर्थात कर योग्य राशि, चूँकि कोई कर नहीं है तो 2 लाख को भी तो इसमें ही घटाएंगे। कर योग्य राशि में यहाँ पर भी कर योग्य राशि लिखा, इसमें कुछ तो घटाए, इसमें भी कुछ घटाए। पर सबसे लास्ट घटाएंगे जिसमें 0% कर दिया उसको घटाएंगे, उसके बाद आप टैक्सेशन में बांट देना। कर योग्य राशि कितना, 6,14,500 माइनस 2 लाख बराबर कितना, चूँकि 6 में 2 घट गया बचेगा 4, 14,500 रुपये। यहाँ पे रुपये भी लिख सकते हैं क्योंकि बैंकिंग है, रुपये ही चलता है। तो हमने पहला जो कर सीमा है पहला हमने पार कर लिया। इसी कर योग्य राशि में अब निकालेंगे, देखो अब ये दूसरा टेबल में दिया है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक क्या है 10% लगेगा, लेकिन 2 लाख से 5 लाख यहाँ पे लिखता हूँ, और 2 लाख, देखो 2 लाख से ये 5 लाख रुपए तक 10% आय कर की दर, ठीक है। तो ये चूंकि पूरा कितना है 4 लाख, ठीक है, और 4,14,000 है, तो 2 लाख और 5 लाख का डिफरेंस कितना है 3 लाख। तो 3 लाख का 10% निकालेंगे, यहीं से बांटना है आपको, ऐसे नहीं। 3 लाख हो गए ना, पिछले क्वेश्चन में बांट नहीं पाए थे, क्यों, क्योंकि वो इसके बीच में ही आता। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 लाख है, ठीक है। तो हम केवल 3 लाख का यहाँ पे निकालेंगे, अर्थात 3 लाख, दोनों के बीच 3 लाख है। उसके बाद ये 1,14,000 को 20% में जाएगा ये, ठीक है। दूसरा 10% को हम बटा करके 100 लिखते हैं, 20, ये कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बराबर 30,000 रुपये, ठीक है। तो ये कितना हुआ, और लिखा एवं, अब इसको चूंकि करके नहीं लिखना था, यहाँ पे मैंने चूंकि करके लिखा है, ठीक है। चूंकि और के बाद एवं लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यह देखो, दूसरा एवं और तथा, चूंकि लास्ट है यही, तथा लिख देते हैं इसमें, तथा कितना 5 लाख 1 रुपये से, 1 रुपये यहाँ पे लिख लेना, ठीक है जी। यहाँ पे 1 लिख लेना, 1 लाख 1 रुपये दिया, 1 रुपये से कितना 10 लाख रुपए तक 20% आय कर दर लिखेंगे, की दर नहीं लिखना पड़ता, आयकर दर, ठीक है, आयकर की दर है ये। तो देखो 4 लाख में 3 लाख यहाँ घट गया, तो कितना बचेगा आपको घटाना है, ठीक है। यह देखो, इसको घटा के नहीं बताया था। देखो 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना अंतर है 3 लाख का, इसलिए यहाँ पे 3 लाख का निकलेगा, लेकिन 1,10,000, देखो 4,14,500 में 3 लाख का हमने निकाल लिया, ठीक है। तो सीधा 1,14,500 बचेगा, ठीक है। इतना जानते हो, आपको यहीं पे घटाना है, इसको एक्स्ट्रा गणित नहीं करना, यहीं से हमने बांटना है इसको अलग अलग टेबल में। आयकर की दर अर्थात
अर्थात करके लिख सकते, बराबर करने की जरूरत नहीं। कितना, 1,14,500 का 20% को बटा करके लिखते, लेकिन इसका पूरे का बटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 20 इसके साथ गुणा होगा और 20 के साथ जो बटा होगा उसका भी तो पूरे का भाग हो ही जाता है, इसलिए 100। 1 1 1, लेकिन 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे, 2 0 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 1 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हुआ 22,900। 1 लाख, ये ज़्यादा कमाया था ना, इसलिए 20% लगता है। ठीक है, अब दे आयकर निकालता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था ना चूंकि करके, और तथा लिखा मैंने। तीसरा निकालना है तो एवं लिख लेना। ठीक है, चूंकि के बाद लिखा जाता है इसलिए, इसलिए लिखता हूँ अब, इसलिए उल्टा होता है। इसलिए अब दे आयकर बता रहा हूँ, दे आय कर बराबर 30,000 निकाले थे प्लस 22,000 निकाले हैं, 22,900। इन दोनों को जोड़ देंगे तो दे आयकर है। कितना हो गया? 30 में 22 यानी कितना? 52,900। ठीक है, 30 के बाद 40 50 और 2,000 है तो 50 2 52 और 900 है तो 52,900 रुपये। ये दे आयकर है। अब इसी दे आयकर में हम निकालते हैं शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर भी यहाँ पे सीधा लिखना है, शिक्षा उपकर बराबर दे आयकर का 3%। चूँकि यहाँ पे ये दिया है ना, तो इसको लिख देते हैं, चूँकि शिक्षा उपकर बराबर 2%, माध्यमिक व उच्च शिक्षा बराबर 1% है। आप इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन हल में। तो दे आयकर का 3%, दे आयकर 52 है, 52,900 गुणा में 3% को बटा में 20 खत्म। हमेशा इसी होगा, 3 का गुणा जो संख्या 3 देंगे वही होगा। तो 3 निया 27 का 7 हासिल 2 है। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 5 दिए 15। दे आयकर निकला, शिक्षा उपकर निकलेगा। अब उसके बाद कुल दे आयकर निकलेगा। अब निकलेगा कुल दे आयकर बराबर क्या है? दे आयकर प्लस शिक्षा उपकर। दे आयकर कितना है? 52,000, यहीं पे दिखाई देगा, 52,900 प्लस 15 8 7, तो जोड़ूं इसको, 52 7 15 87, 52 9 है, 1587 प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, 7 का 7 8 का 8 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 2 4 और ये 5, 54,487 रुपये। ठीक है, कुल दे आयकर हो गए अब 54,487 रुपये और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो हमने किया क्या क्या है, शायद 2 ही क्वेश्चन में टाइम हो गया। और किया क्या क्या है, देखो कुछ नहीं करना होता है। पहले क्या करेंगे आप, जो मैंने 8 पॉइंट दिया है, कुल वार्षिक आय देखेंगे,
फिर जो 8 पॉइंट दिया है, अगर प्रति माह लिखा है तो उसको 12 माह में बदल लेंगे, ठीक है। हमेशा अगर वार्षिक लिखा है तो वही लिख देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय बचत पत्र डायरेक्ट लिखा है और कहीं पे वार्षिक या प्रति माह नहीं लिखा है। जैसे राष्ट्रीय बचत करना तो क्या लिखा है, प्रति माह नहीं लिखा है और नहीं वो लिखा है वार्षिक, तो डायरेक्ट वार्षिक ही समझना, ठीक है। उनका सबको जोड़ना, फिर 1 लाख से देखो 1 लाख से कम है तो घटाना, 1 लाख से ज़्यादा है तो केवल 1 लाख को ही घटाना। समझ रहे इस बात को? 98,000 है इसलिए मैंने घटाया। अगर 1 लाख 1 रुपये होता तो केवल 1 लाख को ही घटाता, 1 लाख को, 1 रुपये को नहीं घटाता। अधिकतम हमें इसमें 1 लाख को ही घटा सकते हैं। अगर 75,000 निवेश किया तो 75,000 को घटाएंगे, बाकी शेष कर योग्य राशि है। हम कर योग्य राशि निकाल रहे हैं। एक दान किया था तो दान का निकाल दिए, ठीक है। दान 15%, डायरेक्ट 15 को हम 2 से भाग दे देंगे तो निकाल आता है, ठीक है। 50% मतलब यही होता है। उसको भी इसी कर योग्य राशि में घटा देंगे। फिर कर योग्य राशि में पहला हमेशा ये रहेगा, 0 रहेगा। टेबल को देखेंगे तो चूंकि से शुरुआत करना और तथा एवं यूज करना अगर 3 बार आता है तो इसमें यह देखो 6,14,500 रुपये था, ठीक है। 2 लाख तक क्या है, कोई कर नहीं था तो इसमें घटा दिए, कोई कर नहीं रहा। इसके 6,14,000 में 2 लाख में कोई कर नहीं देना होगा, 2 लाख को घटा दिए। इसमें देखो यहाँ पे 2 लाख को घटा दिया, 4,14,000 होगा। फिर अब ये कर योग्य राशि है, चूँकि अब कोई कर नहीं था, अब इधर 10% लगेगा तो 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10% है। और दोनों का डिफरेंस हमें देखना है, ये नहीं कि डायरेक्ट इसका 10% निकाल दे। दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है, 3 लाख रुपए। तो ये 4,14,500 रुपये में से केवल 3 लाख का हम 10% निकालेंगे और जो 1,14,500 रुपये बच रहा है उसका 20% में ढकेल देंगे। ये देखो 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20% है, यानी देखो 1,14,500 रुपया और यहाँ पे 3 लाख, 3 और 1 4 लाख और 14,500 हो गए ना, 4,14,500 रुपये। तो यही है डिफरेंस। देखना यहाँ पे मैंने डिफरेंस नहीं देखे क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के बीच का अंतर कितना है, पूरे 5 लाख, और ये केवल 1 लाख है, 1,14,500 रुपये। तो इस पूरे का 20%। अब इन 10% की आयकर टैक्स जो निकला है वो और 20% की आयकर निकला है, उन दोनों को जोड़ेंगे। यही जो जोड़ेंगे वही होगा देय आयकर, ठीक है। शब्दों को समझना, ये देय आयकर है। इसी देय आयकर में शिक्षा उपकर निकालेंगे और हमेशा 3% ही रहेगा, ठीक है। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट 3% लिख दो। फिर जो 3% निकलेगा इसी को ही इसी में ही जोड़ना है देय आयकर में। पहले तो देय आयकर से 3% निकालेंगे, फिर इसी 3% को इसमें जोड़ देते हैं। तो जो जोड़ते हैं वो होता है कुल देय आयकर। कुल देय आयकर मतलब देय आयकर, ये देय आयकर है, ठीक है, और ये शिक्षा उपकर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल देय आयकर निकलता है और इसी को ही पटाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।